27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की तारीख में फतह के दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा दिन था जब पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये सब शुरू हुआ 26 फरवरी की रात, जब अचानक ही टीवी चैनल्स पर खबरें चलना शुरू हुई कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल होकर बम गिराए। अभी ये खबरें चल ही रही थीं कि पाकिस्तानी अफवाज के उस वक्त के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारतीय जहाजों ने पाकिस्तान की हदूद में बम गिराए हैं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 350 ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने वहां पे टेररिस्ट मारे हैं। मैं कहता हूं 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी, कि उनके जनाजे, कोई उनकी ब्लड, द स्पॉट इज ओपन फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, वी विल इवन से द सिविलियन पॉपुलेशन और द आर्मी reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय ऑपरेशन की मुकम्मल तफसील भी अवाम के सामने रखी। ये भी शायद तारीख में पहली बार हो रहा था कि हमला करने वाले ने अभी तक कोई दावा नहीं किया था, मगर DGISPR ने बजाते खुद आकर आवाम को बताया कि भारत ने जहरियत की है। हिंदुस्तान ने 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात को लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की 3 मरतबा कोशिश की। सियालकोट सेक्टर में 6 से 7 भारतीय तैयारों को पाक फजाइया के तैयारों ने वापस भागने पर मजबूर किया। रात को हमारा कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन वाज इन एयर। सबसे पहले सियालकोट लाहौर के इलाके में इनकी पहली जो विजिबिलिटी रेडार पे आई, दैट दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लाहौर सियालकोट बॉर्डर। तो हमारी उस वक्त जो एक कैब टीम थी वो एयर से ही, जो कि सेंट्रल पोजीशन पाकिस्तान में थी, दे अप्रोच्ड एंड चैलेंज्ड देम। दे डिड नॉट क्रॉस। दूसरी जानिब तकरीबन उसी वक्त पुकाड़ा बहावलपुर बॉर्डर से भी पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय तैयारों को वापसी की राह दिखाई। एक और उनकी जो फॉर्मेशन थी वो काड़ा बहावलपुर के सेक्टर में हमारे रेडार्स ने पिक किया। तो जो दूसरी स्टैंड बाय टीम थी कॉम्बैट एयर पेट्रोल की, दे वेंट डाउन साउथ और उसको चैलेंज किया। तीसरी कोशिश कश्मीर की जानिब से की गई। यहां से वो 4 से 5 नॉटिकल माइल अंदर आने में कामयाब हुए और जल्दी में पेलोड फेंककर फरार हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब से हिंदुस्तान के 14 जंगी जहाज आए थे, जिनको पाकिस्तान के 4 तैयारों ने वापसी पर मजबूर किया। यहां पर पाक फजाइया के तैयारे 3 से 4 मिनट के अंदर पहुंचे। पाकिस्तान की जानिब से इस मामले को शुरू से ही बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखा गया और हैंडल किया गया। यही नहीं, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को बोला कि आप देख लेना, जवाब आएगा और बहुत मुख्तलिफ आएगा। You will never be able to surprise us. We have not been surprised. We were ready, we responded, we denied. मैंने कहा था कि we will retain the escalation ladder. We have that initiative in our hand. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. And response will come differently. वजीर दिफा परवेज खटक ने भी कहा कि हम भारतीय तैयारों को मार गिरा सकते थे, मगर हम ये देखना चाहते थे कि नुकसान कितना हुआ है। हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। और चूँकि कई चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते, तो इंशाल्लाह
रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान ने सरकारी तौर पर कबूल किया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और साथ ही ये मजाक का खेज दावा भी किया कि हमला दरअसल पुलवामा का बदला था और दहशतगर्दी के एक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया। भारत की जानिब से सैकड़ों अफराद हलाक करने का भी दावा किया गया। भारत के इस दावे की सदाकत पर बात करने से पहले पाकिस्तान को इस हमले का पता कब चला? पाकिस्तान की हुकूमत और फौज की जानिब से क्या होता रहा, जरा इसकी तफसील भी जान लेते हैं। भारत की जानिब से यह ऑपरेशन रात की तारीकी में किया गया और पेलोड गिराने के चंद लम्हों बाद ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और वजीर आजम इमरान खान का आपस में हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात 3:30 पर वजीर आजम जब ये बातचीत कर रहे थे तो उनका पहला सवाल था कि क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। रात 3:30 बजे जब इस कार्रवाई का पता लगा तो वजीर आजम एयर चीफ से भी राब्ते में आए, आर्मी चीफ से भी राब्ते में आए और डैमेज असेसमेंट की गई और सोचा गया कि इमीडिएट रिस्पांस देना है या कि दिन की रोशनी में रिस्पांस देना है, और फैसला ये हुआ कि दिन की रोशनी में हम रिस्पांस देंगे, जो कि दिन की रोशनी में फिर रिस्पांस दिया गया। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। सारा दिन 26 का इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही, सारी रात 26 की इंडियन एयरफोर्स हमारा इंतज़ार करती रही। हमने अपना चॉइस का टाइम चूज किया। सुबह एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ मौजूद थे। इस अहम तरीन मीटिंग में भारतीय हमले और पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी वार के मुतालिक बात की गई। वजीर आजम और उनकी सिक्योरिटी टीम ने फैसला किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत से 3 गुना ज्यादा होगी। तमाम सर्विसेज चीफ ने वजीर आजम को यकीन दिलाया कि वो भारत को शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। इस मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के 2 सरबराहान की जानिब से भारत पर फौरी और भरपूर जवाबी हमले की तजवीज दी गई, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से कहा गया कि पहले नुकसान का अंदाजा कर लिया जाए और फिर जवाबी वार किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ की तजवीज से इत्तेफाक किया कि सबसे पहले यह अंदाजा करना जरूरी है कि नुकसान कितना हुआ। साथ ही इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि अगर भारत ने किसी पाकिस्तानी का खून बहाया है तो फिर खून सरहद के उस पार भी बहेगा। ये बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने हमारे साथ इंटरव्यू में कंफर्म भी की और बताया कि इस मुलाकात में क्या बात हुई थी। बालाकोट स्ट्राइक के बाद आपकी एक अहम मीटिंग हुई थी सर्विस चीफ्स के साथ। क्या उसमें ये रिकमेंडेशन भी कुछ सर्विस चीफ्स की तरफ से आई थी कि वी शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड और भारत को सबक सिखा देना चाहिए, और क्या दूसरी ये भी एडवाइस आई थी कि नहीं पहले डैमेज असेसमेंट कर लें? और आपने अपना जो रिस्पॉन्स है, जो थ्रेट लेवल था, कितना ज़्यादा था और एस्केलेशन किस हद तक जा रही थी? देखें अर्शद, जब वो हुआ और ये रात के कोई सुबह की कोई 3 बजे गुफ्तगू हुई हमारी, वो ये था, सबसे पहले तो हम सब एक चीज़ पर मुत्तफिक थे कि अगर हमारे लोगों का खून किया उन्होंने तो हमने वापस रिस्पॉन्ड करना, इसमें हम सब क्लियर थे। और टारगेट भी सेट किया हुआ था कि जैसे पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था और उधर उनकी काफ़ी कैजुअल्टीज़ होनी थी। अब सिर्फ डिस्कशन ये हुई कि क्या हमारे लोगों का खून हुआ है या नहीं हुआ। अब वो सुबह के 3 बजे थे, किसी को तो नहीं पता बालाकोट की पहाड़ियों में वो उन्होंने बम मारे थे। तो हमने फिर आधे ये कह रहे थे कि नहीं अभी रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि इससे एक जिस तरह की ये रजीम है हिंदुस्तान की, अगर आपने ना किया वो साइन ऑफ वीकनेस लिए जाएंगे, वो फिर और आगे हमें समझेंगे कि हम बिल्कुल ही इनसे घबराए हुए हैं, तो वो और हमें हमारे ऊपर कुछ करेंगे। एक ये था। दूसरा व्यू ये था, और आधा आधा स्प्लिट था। दूसरा व्यू ये था, दूसरा व्यू जनरल बाजवा का था और मेरा भी यही था
ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت خون کر دیا اور انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ ایسکلیشن کی طرف جائے گا، اور ہمارے بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہے ایسکلیشن، کیونکہ اس کے بعد تو کہیں بھی نہیں رکے گی. انہوں نے پھر کیا تو پھر ہم مجبور ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہ اگر ہمارے ملک میں نقصان کریں اور ہم پھر ان کو نہ کریں، یہ نہیں ہوگا، یہ ہم کلیئر ہیں سر. اور ہمارا اس کے بعد اگر انہوں نے کیا ہمارا رسپانس تکڑا ہوگا ان سے زیادہ، اس پہ سب کلیئر ہیں. تو کیونکہ ہم نے پھر کہا پھر ہم نے کہا 9 بجے تک دیکھتے ہیں، وہاں جا کے چیک کرتے ہیں. تو وہ جب دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا تو پھر وہ عقل والا فیصلہ تھا. صبح ہونے سے پہلے پاکستانی فوج کے افسران اور جوان اس جگہ تک پہنچ چکے تھے جہاں پہ ہندوستانی جہاز پیلوڈ گرا کر بھاگ گئے تھے. یہاں پر چند درختوں کو ہی نقصان پہنچا تھا. اس پہاڑ کی چوٹی پر نہ کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی جانی نقصان سامنے آیا. جنرل آصف غفور نے سب سے پہلے ٹویٹ کے ذریعے بالا کوٹ کے اس علاقے کی چند تصاویر بھی دکھائیں جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں. تو پھر بھارت کی جانب سے 350 سے 400 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیوں؟ There are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. 26 تاریخ کو جب بھارت کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ 350 سے 400 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی، اس پر پاور پلے کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ آخرکار ہوا کیا ہے. 26 فروری کو رات 10 بجے کا پاور پلے بالا کوٹ میں اسی جگہ سے ہوا جہاں بھارتی طیارے اپنا پیلوڈ پھینک کر فرار ہو گئے تھے. ارشد شریف صاحب ایگزیکٹلی اس اسپاٹ پر موجود ہیں جہاں پر کلیم کیا گیا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے کہ یہ اسٹرائکس کی گئی ہیں. اب ARY وہ پہلا نیٹ ورک ہے، ارشد صاحب وہ پہلے جرنلسٹ ہیں جو اس مقام پر پہنچے ہیں. اینڈ آف کورس جو ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتا ہے، جو ایک فٹ سولجر ہوتا ہے، وہ پہنچ ہی جاتا ہے جہاں پر اصل سٹوری ہو. جی ماریا، آپ نے بالکل صحیح کہا. ARY نیوز یہ پہلا چینل ہے جو کہ جبہ کے مقام سے اس وقت لائیو ہے اور ہم لائیو پروگرام جبہ کے مقام سے کر رہے ہیں جہاں پہ یہ دعویٰ کیا گیا بھارت کی طرف سے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد کیمپ تھا اور کوئی 300 لوگ انہوں نے اپنی ایئر اسٹرائک میں مار دیے، لیکن ایسی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. بھارت کا مضحکہ خیز دعویٰ پاور پلے کی ٹیم نے اپنے کیمرے سے بے نقاب کیا. آئیے آپ کو بھی 26 فروری کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. 1000 کلو گرام کا بم اور ایک گرینیڈ جتنا گڑا، یہ وہ دعویٰ تھا انڈین ایئر فورس کا کہ جنہوں نے 1000 کلو گرام کے بم گرائے، اور یہ اس کی اصلیت ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 6 میٹر وائڈ اور 4 فیٹ گہرا. اس پہاڑی کی ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی جہادی ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس ہیں. آپ ایک کریٹر دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ ہے اور کتنا بڑا کریٹر ہے آپ کو باقاعدہ نظر آ رہا ہے. اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، ویڈتھ کتنی ہے، اور اگر 1000 kg کا بم گرایا جائے یقیناً ڈسٹرکشن اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ یہ دوسرا کریٹر بنا ہے جو افواج پاکستان کے ترجمان نے صبح ٹویٹ کی تھی اور درخت کی ٹاپ دکھائی تھی. یہ وہ درخت ہے جو کہ انڈین بمباری سے جس کو کہ ڈیمیج ہوا، اور اس کا یہ تنا بھی پڑا. 5-6 درخت یہاں پہ ڈیمیج ہوئے. پلوامہ واقعے کے بعد سے ہی پاکستانی اداروں کو یہ خدشہ تھا اور انٹیلیجنس اداروں نے بھی یہ بتایا تھا کہ مودی سرکار اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کے لیے کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے، اور اس لیے پاکستان فضائیہ کے طیارے پلوامہ کے بعد سے ہی حرکت میں تھے اور راتوں کو فضا میں موجود ہوتے تھے. 26 فروری کا دن سب پاکستانیوں کے لیے ایک برا دن ضرور تھا. سب کو دکھ، غم اور غصہ تھا کہ بھارت ہمارے ملک میں آ کر بم گرا کر واپس بھاگ گیا.
मगर भारत को जवाब देने का फैसला तो 26 फरवरी की सुबह उसी वक्त कर लिया गया था जबकि अभी किसी को इल्म ही नहीं था कि भारत ने ऐसी हरकत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को सबक सिखाने के लिए चंद ही घंटों में एक ऐसा मंसूबा बनाया था कि जिसने भारत के सर्विसेज चीफ को भी हिला कर रख दिया। भारत ने बालाकोट ऑपरेशन का कोड रखा था ऑपरेशन बंदर, ताकि ये मालूमात लीक ना हो सके। एबीपी स्पेशल ब्रेकिंग। देखिए 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स ने की थी, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर लंका जलाई थी रातों रात, जिस तरीके से वो लंका पहुंचे थे, एक तरीके से उसे आप लंका पर हनुमान जी का एयर स्ट्राइक भी कह सकते हैं। तो उसी से प्रभावित इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बंदर था। जवाब में पाकिस्तान ने जो मंसूबा बनाया उसका नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, यानी फौरी मुंह तोड़ जवाब। और जवाब मिला और मुंह तोड़ जवाब मिला, और भारत को मिला एक ब्लडी नो। We gave them a bloody nose and it is still hurting. वजीर आजम के गो अहेड के बाद पाकिस्तान का एक्शन शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान के दावे तो किसी ने ना माने, मगर जो पाकिस्तान ने किया वो सबने देखा और उसकी गूंज सुनाई भी थी। सत्ताईस फरवरी 2019 को सुबह 9 बजे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसों से 18 जंगी जहाजों ने उड़ान भरी। तमाम जहाज मिसाइलों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थे। इन जहाजों में मिराज, JF-17 थंडर और F-16 भी शामिल थे। भारतीय टारगेट चुन लिए गए थे और पायलट्स को भी इल्म था कि हिंदुस्तान को सिर्फ बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. पाकिस्तानी पायलट्स हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार थे और भारत की तरह रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में पूरी तरह चुकन्ने दुश्मन की जानिब गए। राजौरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट के तौर पर चुना गया था। इस मिशन का मकसद खून बहाना नहीं था बल्कि भारत को यह बताना था कि अगर हमला करोगे तो जवाब आएगा। इसलिए पायलट्स को बताया गया था कि राजौरी गैरिजन में हेडक्वार्टर को लॉक करना है, मगर बम खुले इलाके में गिराना है ताकि भारत को इल्म हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी मालूम हो कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता मगर लड़ना बहुत अच्छी तरह जानता है, और अगर जंग मुसल्लत की गई तो घुस कर मारेंगे। भारत में ब्रिगेड हेडक्वार्टर से लेकर असलहा डिपो तक 6 टारगेट सिलेक्ट किए गए। 6 टारगेट्स बाकायदा तौर पे लॉक किए गए। पाकिस्तान के 4 JF-17 जहाज़ों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन 4 जहाज़ों में से 3 ने अपने मिसाइल्स बाकायदा तौर पे टारगेट्स पे लॉन्च किए, जो कि 6 टारगेट से हमने 4 टारगेट लिए और उस पे 6 बॉम्ब गिराए। हर पायलट को पता था कि उसे किस जगह पे बॉम्ब गिराना है। आप देख सकते हैं इस पे हमारे जो 4 टारगेट थे, देवर 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स इन पूंछ एंड राजौरी सेक्टर। POL डंप फॉरवर्ड सपोर्ट डेपो था एक नौशहरा सेक्टर में, जो इस जगह पे आपको स्क्वायर्स में नजर आ रहे हैं। Now I started to concentrate on my target, luring the weapon to the target. Time was very limited. I had only 15 to 20 seconds to carry out all this task. On that, I immediately unlocked the weapon and took it towards the right side to unpopulated area, and the weapon impacted the point which I have selected. टारगेट लॉक किया गया और फिर फायर हुआ। ब्रिगेड हेडक्वार्टर निशाने पे था, उसमें टॉप इंडियन मिलिट्री लीडरशिप बैठी थी और उन्होंने वो धमाकों की आवाज़ सुनी भी, तो उनके लिए एक सरप्राइज भी था इस हवाले से। मगर भारतीय तैयारों की तरह पाकिस्तानी शाहीन
बम गिराकर भागे नहीं और न ही भारतीय सरहद क्रॉस की। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हियर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़। फायर करने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने इन 2600 पाउंड वजनी H-4 मिसाइल्स और बॉम्ब्स को राजौरी गैरिजन से दूर नेविगेट करके गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से रिलीज की गई टारगेट लॉक करने की असल वीडियो में भी नजर आता है कि किस तरह टारगेट लॉक था और बाद में मिसाइलों को गैरिजन से दूर गिराया गया। Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, पहाड़ी के अंदर uninhabited जगह पे, और वहाँ पे impact के वक्त ये वीडियो खत्म हो जाएगी। And this is the impact on the Naria Forward Support Depot. तमाम 6 के 6 टारगेट्स के साथ ऐसा ही किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि वो टारगेट लॉक करेंगे, मिसाइल को गाइड करेंगे, भारतीय रेडार्स को चकमा देंगे और जानी नुकसान भी ना होने देंगे, और साथ ही साथ हिंदुस्तानी फिजाइया ने अगर हमला किया तो उसका भी मुकाबला करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। हिंदुस्तानी फिजाइया ने फौरी तौर पर अपने तैयारों को हमला करने का हुक्म दिया। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो पाक फिजाइया ने हिंदुस्तानी तैयारों के साथ खेला। मिराज तैयारे भारतीय अड्डों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, मगर उनके पीछे JF-17 भी फजा में मौजूद थे, जो कि स्ट्राइक फोर्स की हिफाजत के लिए और हिंदुस्तानी तैयारों की शामत लाने को तैयार थे। भारत की जानिब से 2 Su-30 फजा में उसी सेक्टर में मौजूद थे। इनमें से एक Su-30 इस पोजीशन में आ रहा था कि पाकिस्तानी जहाजों के लिए खतरा बन सकता था। वो Su-30 स्क्वाड्रन लीडर हसन के JF-17 थंडर का शिकार हुआ और दूसरा Su-30 वहां से वापस फरार हो गया। There was confusion all around in the enemy's flanks. They were running here and there. They were hiding behind each other's tail. The moment one of them, in state of confusion, came into a situation where he could have been a threat to the strikers, I engaged him. Jamra 1, Fox 3 off the group. भारत की जानिब से एक Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था कि चेक करें कि उनके Su-30 के साथ क्या हुआ, और वो हेलीकॉप्टर श्रीनगर में भारतीय मिसाइल का ही शिकार हो गया। जी हां, हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर समझकर हिंदुस्तानियों ने खुद ही मार गिराया, और इसका इकरार भी बाद में किया गया कि कंफ्यूजन में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये हमारी गलती थी, हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में भारतीय फौज के 6 अफराद हलाक हुए और बडगाम मकबूजा कश्मीर में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगे। पाकिस्तान! 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 जिंदाबाद! 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 इतनी देर में भारत ने श्रीनगर एयरबेस से अपने MiG-21 उड़ाए कि वो जाकर पाकिस्तानी जहाजों से टक्कर ले। इनमें से एक जहाज विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। अभिनंदन के जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले से ही फजा में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज ने जैम कर दिया। अभिनंदन का कंट्रोल रूम से राब्ता ही खत्म हो गया और वो LOC क्रॉस कर गया। The jamming aircraft, which did a superb job, absolute superb job jamming the communications of the Indian Air Force. वहां JF-17 में पहले से ही मौजूद थे विंग कमांडर नोमान, जिन्होंने दूसरा लम्हा जाया किए बगैर फौरन अभिनंदन को टारगेट किया।
जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यह सब पहले ही प्लान था कि अगर किसी पायलट ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जहाज को फौरी मार गिराया जाएगा। Su-30 और MiG-21 के अलावा 4 मजीद भारतीय जहाजों पर भी पाकिस्तानी तैयारों ने टारगेट लॉक कर रखा था, मगर एक जिम्मेदार एयरफोर्स होने का सबूत देते हुए उनको जाने दिया गया। इसी तरह हिंदुस्तानी रेडार्स की पोजीशन भी पाक फजाइया के इल्म में थी, मगर उनको भी छोड़ दिया गया, लेकिन पैगाम वाज़ेह दिया गया। उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का होता। अभिनंदन के जहाज का मिसाइल से हिट होना कश्मीर के लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों की मदद से अक्स बंद किया। सिर्फ यही नहीं, अभिनंदन के इजेक्ट करने के बाद कश्मीर के लोगों ने उसके पैराशूट को देखते हुए पीछा किया और जब अभिनंदन जमीन पर गिरा तो लातों, घूंसों और मुक्कों से उसकी अच्छी खासी तवाज़ो की। भारतीय मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने ऑपरेशन बंदर का ये इख्तिताम शायद सोचा ही ना था कि हिंदुस्तानी पायलट को अवाम बंदर बना देगी। अभिनंदन का जहाज हिट होने से लैंड होने तक एयर चीफ का आर्मी चीफ से राब्ता हो चुका था और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि भारतीय पायलट जिसने इजेक्ट किया है उसको रेस्क्यू करना है और जेनेवा कन्वेंशंस के तहत जंगी कैदियों की हैसियत से रखना है। इसीलिए पाक फौज के जवान फौरी वहां पहुंचे जहां विंग कमांडर अभिनंदन की लातों और घूंसों से पिटाई की जा रही थी और उसको रेस्क्यू किया गया। एक Su-30, एक Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक MiG-21 से हाथ धोने के बाद भारत का जंगी जनून झाग की तरह बैठ चुका था और उनके तमाम तैयारे दुम दबाकर वापस भाग गए। चंद ही लम्हों बाद ये खबरें दुनिया की टीवी स्क्रीन्स पर जगमगाने लगीं कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। Begin with breaking news this hour. Pakistan says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistani airspace. Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot. Pakistan and Indian jets clashed overnight above the disputed region of Kashmir. We now have pilots down. They are a physical cargo. Planes damage. Tensions are high between India and Pakistan. Pakistan says it shot down 2 Indian warplanes and captured one of their pilots. Islamabad says it's shot down 2 Indian military jets. थोड़ी ही देर में DG ISPR जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तफसील से बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। उन दिनों में भारत की जानिब से जाली खबरों की भरमार की गई, हिंदुस्तानी अवाम को हर किस्म के हकायक से दूर रखा गया, जबकि पाकिस्तान में ISPR के DG जनरल आसिफ गफूर की सरबराही में पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन की जंग में अपनी यकीनी बर्तरी साबित की और तमाम मालूमात बर वक्त और 100% मुस्तनद फराहम की। जबकि हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पर जो कार्टून्स चीखते रहे और गरजते बरसते रहे वो आप खुद ही देख लें। The Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100.
the Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. भारतीय फौजी अफसरान ने भी ये माना कि पाकिस्तान ने न सिर्फ फजाई जंग में इनको मात दी है, बल्कि इंफॉर्मेशन की जंग में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की, और भारतीय अफसरान ने इसका क्रेडिट जनरल आसिफ गफूर और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को दिया. At that time was the manner in which the information strategy was played out. The ISPR much more than the ISI. In India, everyone knows what the ISI is. No one knows what the ISPR is. It's only people like me who speak about the ISPR. ISPR did an outstanding work for Pakistan. If anyone has taught us how to play information operations, it is the ISPR of Pakistan, who've done it marvelously. I like to give it back to them always. The credit to them. 27 फरवरी की सुबह भारत को यह इल्म हो चुका था कि वो पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनल जंग नहीं जीत सकता, और उसने मजीद नुकसान से बचने के लिए अपने तैयारे भी वापस बुला लिए. 27 फरवरी की शाम को भारत की जानिब से पाकिस्तान पर एक और हमले का मंसूबा बेनकाब हुआ. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 टारगेट्स पर मिसाइल लॉक कर दिए थे और रात को मिसाइल हमला करने का प्लान किया था. अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया. तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फौज किधर खड़ी थी. भारत ने इस प्लान को राजस्थान प्लान का नाम दे रखा था, और पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने वजीर आजम को ये रिपोर्ट दी कि इसमें इजराइल भी भारत की मदद कर रहा है. मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में ISI ने वजीर आजम को बताया. वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि हिंदुस्तान की जानिब से अगर एक मिसाइल फायर हुआ तो पाकिस्तान 3 गुना जवाब देगा, यानी एक के बदले 3 मिसाइल. पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के 27 मुकामात को मिसाइल्स का हदफ बनाया गया, यानी भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया, जो भी करोगे 3 गुना ज्यादा जवाब मिलेगा. जब यहां भी दाल ना गली तो भारत ने वावेला मचाया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है, और इसका क्रेडिट भी अभिनंदन को दिया जाने लगा. And you gave him credit for the F-16. That is his skill. He was the only guy there. And he did it. Yeah, that with an R-73. Yeah, that is the weapon that he had selected. अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे के मलबे की तस्वीर और वीडियो जारी करते हुए बता दिया कि भारतीय तैयारे ने तो कोई मिसाइल फायर ही नहीं किया. एक और झूठ जो उनका था, उन्होंने पाकिस्तान का एक जहाज अभिनंदन ने गिराया. जब हमने इस जहाज के रैकेज की असल जगह पे तस्वीर ली तो आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर बाकी सारे मिसाइल साइडों पे पड़े हुए थे. एक मिसाइल जहाज के साथ था जो उसके साथ जल गया. इस मिसाइल को जब हम देखते हैं क्लोजअप से तो ये उसका टेल सेक्शन है. जब तक ये लॉन्चर से ना निकले तो ये मिसाइल फायर नहीं होता. ये वो मिसाइल है, और इसी का ये टेल सेक्शन आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही इनके लॉन्चर के साथ लगा हुआ है. और ये वो चारों मिसाइल हैं जो हमारे पास है. अमेरिका ने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के पूरे F-16 मौजूद हैं. इसी तरह पहले 350 अफराद की हिलाकत के दावे को भी पूरी दुनिया ने झुटलाया. ISPR ने मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों को बालाकोट भिजवाया कि जाएं देख लें क्या हुआ. इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पहुंचा. सब ने तस्दीक की कि कोई हलाकत नहीं हुई, यानी जंगी मैदान से मालूमात के मैदान तक भारत को सिर्फ मुंह की खानी पड़ी. वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी असेंबली में ऐलान किया कि अमन को एक मौका देते हुए भारतीय पायलट को रिहा किया जा रहा है. हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है. हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस. वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया गया. उस वक्त भारत की जानिब से तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थीं. इसको देखते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और आर्मी चीफ का आपस में राब्ता हुआ, और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि फौरी तौर पर अभिनंदन को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए. इसकी वजह यह थी कि यह खदशा था कि हिंदुस्तान की जानिब से अभिनंदन को स्नाइपर के जरिए मार दिया जाए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए. लिहाजा फौरी हिदायत जारी की गई कि अभिनंदन को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए. इसके बाद
3 मार्च को हिंदुस्तान ने एक और गलत हरकत की। इस बार भारत ने अपनी एक आबदोज पाकिस्तान की तरफ भेजी, मगर पाकिस्तान तो पहले ही तैयार था। नेवी के एसेट्स तो पुलवामा ड्रामे के बाद से ही वॉर डिप्लॉयमेंट मोड में थे। भारत के साथ इस बार भी ऐसा हुआ कि दुम दबाकर भागने में ही हिंदुस्तान ने आफियत जानी। पाकिस्तान नेवी ने एक फुटेज रिलीज किया कि एक इंडियन सबमरीन डिटेक्ट हुई है। अगर आप इस फुटेज को देखें तो इस पे तारीख आ रही है 4 मार्च 2019 की और टाइम है तकरीबन रात के 8:35 और इंडियन सबमरीन की ये स्नॉर्कल है जिसको कि डिटेक्ट किया गया और एक्चुअल फुटेज ऑफ डिटेक्टेड इंडियन सबमरीन। अभी हिंदुस्तानी आबदोज पाकिस्तान के पानियों में दाखिल भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तानी बहरिया ने उसका सुराग लगा लिया। ना सिर्फ सुराग लगा लिया बल्कि उसकी फुटेज और तमाम सिग्नेचर्स हासिल कर लिए। दिफाई तजियाकारों का ये मानना है कि बहरिया का सबसे हैबतनाक हथियार एक आबदोज होती है, मगर सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि उसका सुराग ना लगाया जा सके। एक बार सुराग लग जाए तो फिर उस आबदोज का बचना मुश्किल हो जाता है। मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए उस आबदोज को वापसी का रास्ता दिया और यूं हिंदुस्तान की ये आबदोज भी दुम दबाकर भाग गई। समुंदर में भी भारत ने मुंह की खाई और पसपाई और जिल्लत उसका मुकद्दर बनी। दुनिया की तारीख में शायद ही कोई और ऐसी मिसाल मिलती हो जब किसी मुल्क ने अपने ऊपर हमला होने के चंद ही घंटों बाद एक ऐसा जवाबी वार किया कि दुश्मन की चूलें हिलकर रह गईं और दुश्मन को वापस जवाब देने का भी कोई रास्ता समझ न आया। पाकिस्तान ने अपने जवाब से सारी दुनिया को यह भी बता दिया कि वो जंग लड़ना नहीं चाहता, अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर आखिरी दम तक लड़ेंगे। La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. 1971 के बाद ये पहली बार थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से ये मालूम होता है कि अमेरिका भारत को इस खित्ते में चीन के मुकाबले में ला खड़ा करना चाहता है और इसीलिए अमेरिका को अपनी फौजी कुव्वत दिखाने के लिए इस हमले के लिए अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया गया। मगर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने भारत के सब ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। उल्टा भारत फ्रांस से राफेल और अमेरिका से F-35 तैयारों की डील करता नजर आया। हिंदुस्तान बहुत अरसे से पाकिस्तान को तनहा करने के दावे भी करता है। 2019 के स्टैंड ऑफ में पाकिस्तान आर्मी चीफ से बहुत से ममालिक ने राब्ता किया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भी फोन करके किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि पाकिस्तान का जवाब देखने के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने भारत को मजीद नुकसान से बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह था, हम अमन पसंद हैं, अपना दिफा करना जानते हैं, डोंट क्रॉस द लाइन। Hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.